हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो अपन डिस्कस कर रहे थे थर्मो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आज का अपना टॉपिक है हीट इंजन, उष्मा इंजन। एक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, वो अपने पास था थर्मल इंटरेक्शन, उष्मीय अन्योनिक क्रिया, वो कल डिस्कस कर चुके हैं। और आज का अपना टॉपिक रहेगा हीट इंजन, उष्मा इंजन। ठीक है, तो ये जो अपनी क्लास है इसके अंदर अपन बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये वो क्वेश्चन है जो कि कुछ सालों में बार बार रिपीट हो रहे, या ये बोल सकते हैं पिछले 5 सालों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, और ये जो अपनी क्लास है पूरी बाइलिंगुअल चलेगी, तो किसी को भी अगर हिंदी या इंग्लिश की दिक्कत हो तो आई स्टडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे सारे लेक्चर्स अलग अलग अवेलेबल हैं, आप वहां से देख लेना। ठीक है, और ये जो अपनी क्लास है पूरी बाइलिंगुअल चलेगी। ओके, इतना क्वेश्चन करके आप पेपर को इजीली 80% तक अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवाती हूँ उसमें से आपको एक भी स्किप नहीं करना। ठीक है, इतना करके आप इजीली 80% तक पेपर को अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है उष्मा इंजन, हीट इंजन। थर्मो का चैप्टर नंबर 2 है हीट इंजन। ठीक है, देखो तो डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन सारे। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। देखो, इस चैप्टर में 2 टॉपिक है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला अपने पास है कि जो अपना थर्मोडायनेमिक्स है, उष्मा गति की इसके लॉज, थर्मोडायनेमिक्स का एक तो है 0th लॉ, एक फर्स्ट लॉ, एक सेकंड लॉ। ये 3 लॉ इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक अपने पास टॉपिक है हीट इंजन और इसी के साथ डिस्कस करेंगे कार्नोट इंजन। एक ये है, एक टॉपिक है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर। इन तीनों टॉपिक में पूरा ये चैप्टर कवर हो जाता है। तीनों में से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन बड़ा मिल जाएगा और ये जो अपने हैं इनसे एक क्वेश्चन आपको छोटा मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के लॉज। देखो, अभी इस चैप्टर में बस 3 लॉ ही डिस्कस करेंगे, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। सबसे पहले बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का 0th लॉ। अब 0th लॉ क्या होता है, शून्य का नियम क्या होता है, इसको बोलते हैं उष्मा गतिकी का शून्य का नियम। ये होता क्या है ये डिस्कस करते हैं। देखिएगा, एक सेकेंड बस। देखिए, जैसे अपने पास कोई एक सिस्टम है, ये अपने पास क्या है, कोई एक सिस्टम है, ये सिस्टम नंबर ए। ये अपने पास बी है और एक ये है सी। ये ए, ये बी और ये सी, 3 अपने पास निकाय, 3 अपने पास सिस्टम है और ये है ए, बी और सी। ठीक है, अब देखो, ये जो ए है और ये बी है और ये अपने पास सी है। अगर ए निकाय सी के साथ उसमें साम्य अवस्था में है, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और जो बी है वो भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये आपस में भी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, अगर सिस्टम ए निकाय ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब टी ए इक्वल टी सी है, और जो सिस्टम बी है वो भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब टी बी इक्वल टी सी है। तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, उसमें साम्य अवस्था में होंगे। तो दोनों क्या होंगे, अगर ये इसके इक्वल है या इसके इक्वल है तो अपन ये लिख सकते हैं टी ए इक्वल टी बी है। मतलब ये अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उसमें साम्य अवस्था में है, और ये भी अगर आपस में उसमें साम्य अवस्था में है, तो ये आपस में दोनों क्या होंगे, ए और बी उसमें साम्य अवस्था में होंगे। तो इसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स का 0th लॉ। ठीक है, आगे देखिए, अब डिस्कस करते हैं
फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ अपने पास क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। देखिए थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, एक अपने पास कोई सिस्टम है, इसको क्या किया मैंने, कुछ हीट दिया, माना इसको कुछ हीट दिया, इसकी हीट में कुछ चेंजमेंट किया, ठीक है, इसको क्या किया, कुछ हीट दिया, इसकी हीट में कुछ अपन ने चेंजमेंट किया, तो माना इसको अपन ने हीट दी डी क्यू, या लिख सकते हैं डेल क्यू, इतना इसको हीट दिया है, ठीक है। आगे देखिए, अब ये जो हीट किसी सिस्टम को देते हैं, ये दो पार्ट में क्या होती है, खर्च होती है, या बोल सकते हैं दो पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन सा पार्ट, देखो जब किसी निकाय को हीट देते हैं तो ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी का तो कार्य कर लेगा, कुछ एनर्जी को तो वर्क डन में कन्वर्ट कर लेगा, और कुछ एनर्जी अपने पास स्टोर करके रहेगा, ठीक है। जब किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो क्या होता है, कुछ एनर्जी का पार्ट तो ये वर्क डन में खर्च करेगा, कुछ एनर्जी का पार्ट से ये कार्य करेगा, और कुछ पार्ट जो बचा पार्ट है उसको क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी अपनी आंतरिक ऊर्जा के रूप में क्या कर लेता है, स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। तो ये जो हीट दी है, ये जो डेल क्यू हीट दी है अपन ने, ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये तो इंटरनल एनर्जी है, और ये अपने पास वर्क डन है, ये अपने पास क्या है, वर्क डन है, और ये अपने पास यहाँ पे क्या है, इंटरनल एनर्जी है। अब देखो ये तो जो इंटरनल एनर्जी है, इसके आगे मैंने डी लिखा है, बट यहाँ पे डे लिखा है, तो आपको इससे ये समझना है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर। लेकिन ये जो हीट है और जो वर्क डन है वो पाथ के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये अपने पास है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। अब नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले आपको ये समझ, तो हीट इंजन क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे, उसके बाद ये समझेंगे कार्नोट इंजन क्या होता है, ठीक है। हीट इंजन क्या होता है ये समझेंगे, उसके बाद ये समझेंगे कार्नोट इंजन क्या होता है। ये अगर अपने समझ में आ जाए तो अपन समझ सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ को समझने से पहले ये समझेंगे कि ये क्या होते हैं, इनकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। देखिए आगे, तो क्वेश्चन अपना ये है, ये रहा कि प्रूव दैट द एफिशिएंसी ऑफ आइडियल कार्नोट इंजन एंड इट्स, ये होती है, देखो जो अपना कार्नोट इंजन है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, ये होती है, इसको प्रूव कीजिए, ये होती है, इसको प्रूव कीजिए, इसको अपने को प्रूव करना है। अब ये जो क्वेश्चन है कई टाइप में पूछा जाता है, कौन कौन सी इसके टाइप है वो डिस्कस करते हैं। देखो एक तो ऐसे आ सकता है, हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन क्या होता है इसकी प्रोसेस बताइए, उष्मा इंजन क्या होता है इसकी पूरी प्रक्रिया बताइए, ऐसे आ सकता है। दूसरा ऐसे आ सकता है कि कार्नोट इंजन क्या होता है इसकी पूरी वर्किंग बताइए, कार्नोट इंजन क्या होता है इसकी पूरी वर्किंग बताइए, ऐसे आ सकता है। या फिर ऐसे आ सकता है कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, 1 - T2 अपॉन T1 होती है, T2 टेम्परेचर, T1 भी टेम्परेचर है, ये होती है, ऐसे आ सकता है। या ऐसे आ सकता है कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी ये होती है। ये चारों टाइप के क्वेश्चन अपन एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेन अपना टॉपिक का हीट इंजन, उसके बाद डिस्कस करेंगे कार्नोट इंजन, और कार्नोट इंजन में ही उसकी दक्षता, उसकी इफिशियंसी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो डिस्कस करते हैं। तो अपना पहला पॉइंट है हीट इंजन। अब हीट इंजन होता क्या है, हीट इंजन क्या होता है, इसका काम क्या है वो डिस्कस करेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है हीट इंजन क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफी बार आता है, या तो क्वेश्चन मिल जाएगा या फिर इससे रिलेटेड कोई अपने पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। 4 टाइप की मैंने डिस्कस कर लिए हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो हीट इंजन क्या होता है इसकी पूरी प्रोसेस, एक अपने पास
कार्नोट इंजन क्या होता है, इसकी पूरी प्रोसेस, या फिर आ सकता है कि कार्नोट इंजन की इफिशियंसी क्या होती है 1-T2/T1, ये आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, इसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये एग्जाम में आता है, काफी बार आया हुआ है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में टॉपिक ही यही है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब सबसे पहले ये समझते हैं उष्मा इंजन, हीट इंजन होता क्या है। हीट इंजन बेसिकली एक डिवाइस होती है, बेसिकली क्या होती है, ये एक डिवाइस होती है जो कि कन्वर्ट करती है हीट को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। देखो हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस, ऐसी युक्ति है जो कि उष्मा को क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ये बोल सकते हैं मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें कि ये जो अपने पास हीट इंजन है और ये जो अपने पास कार्नो इंजन, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये भी अपने पास क्वेश्चन हो सकता है। तो हीट इंजन क्या करता है, हीट इंजन हीट को मैकेनिकल एनर्जी या ये बोल सकते हैं मैकेनिकल वर्क में क्या करता है, ये यहाँ पे कन्वर्ट करता है, इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो कार्नोट इंजन के, कार्नोट इंजन बेसिकली हीट इंजन ही है, लेकिन इसके आइडियल फॉर्म को क्या बोला गया, कार्नोट इंजन बोला गया। हीट इंजन में क्या होता है, कुछ एनर्जी लूज होती है, तो 100% इफिशियंसी के लिए कार्नोट इंजन बनाया गया। ठीक है, तो हीट इंजन अपने पास क्या होता है, ऐसी डिवाइस होती है जो कि हीट को मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट करती है। इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, एक तो सोर्स है, स्रोत है, एक मैकेनिकल सब्सटेंस कार्यकारी पदार्थ, एक अपने पास क्या होता है, सिंक होता है। ये 3 इसके मेन पार्ट होते हैं। देखो इसका ये डायग्राम, ये तो अपने पास सोर्स है, स्रोत है। और सोर्स कैसा होता है, सोर्स यहाँ पे ऐसा है जिसकी कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी है, उष्मा को रखने की कैपेसिटी क्या होती है, अनंत होती है। उष्मा धारिता इसकी क्या, अनंत है। इसका मतलब ये होता है कि स्रोत से अगर अपन उष्मा लेते हैं तो इसके टेम्परेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको कुछ हीट देते हैं तो इसके टेम्परेचर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक हीट रिजर्वर होता है, एक उष्मा का भंडार है, जिससे उष्मा लो या उष्मा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक हीट रिजर्वर है। सेम ये भी ऐसा ही है, बट इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, बेसिकली इसको समझते हैं। ये अपने पास एक मैकेनिकल अपने पास सब्सटेंस है, कार्यकारी पदार्थ है। ये क्या करेगा, कुछ उष्मा इससे लेगा, क्या करेगा, कुछ हीट इससे लेगा। ठीक है, इस हीट Q1 को, इस हीट Q1 के कुछ पार्ट को तो कार्य में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, तो कुछ पार्ट का तो यूज करता है कार्य करने में, वर्क करने में। अब जो एनर्जी बच जाती है, जो हीट बचेगी, उसको क्या करेगा, ये सिंक में निकाल देगा, इसमें छोड़ देगा। क्या करेगा, सिंक में ये इसको निष्कासित कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो ये अपने पास Q2 है, तो Q1 क्या होगा, W + Q2। तो W क्या, कार्य क्या होगा, Q1 - Q2, ये होता है। ठीक है, इससे हीट लेगा, कुछ पार्ट को वर्क डन में कन्वर्ट करेगा, बची हीट सिंक को देगा। ठीक है, जब ये हीट सिंक को देता है तो सिंक के टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब यहाँ से हीट लेता है तो सोर्स के टेम्परेचर के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों उष्मा के भंडार है, इनकी उष्माधारिता, हीट कैपेसिटी क्या होती है, वो यहाँ पे अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, देखो आगे ये डायग्राम बना लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो डायग्राम बना के आना है साथ। ठीक है, इसको बना लेना। ओके, लिखो इसको। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डायग्राम बना के आना। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए हीट इंजन की इफिशियंसी का फॉर्मूला अपने पास ये है। इफिशियंसी इक्वल, ये अपने पास एसेंशियल वर्क डन, उपयोगी कार्य W है,
दी गई उष्मा गिवन हीट फ्रॉम सोर्स, सोर्स से Q1 हीट दी गई है तो W अपॉन Q1। देखिए ये भी डिस्कस किया था, कार्य क्या होगा Q1 माइनस Q2, तो ये Q1 माइनस Q2, तो ये इफिशियंसी है 1 माइनस Q2 अपॉन Q2। ठीक है, अब ये अपने पास क्या है, हीट है। ये अपने पास Q2 जो कि सिंक को दी जाती है Q1, ये सोर्स से ली जाती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इसको प्रूव कीजिए तो आपको ये करके आना होगा पूरा यहां तक। ठीक है, Q2 अपने पास हीट, Q1 भी अपने पास यहाँ पर क्या है, हीट है। ओके, अगर क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, Q2 का मान गिवन हो, Q1 का मान गिवन हो, आपको क्या पूछेगा, इफिशियंसी पूछेगा, तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, यूज में लेना। ठीक है, बट ये जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है, कुछ हीट लूज होती है। क्या होती है, देखो Q1 हीट ली और Q2 हीट बाहर निकाल दी, मतलब Q1 हीट जितनी हीट ली जाती है पूरी की पूरी हीट वर्क डन में यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हुई, पूरी की पूरी हीट वर्क डन में कन्वर्ट यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, देन 100% इफिशियंसी गेन करने के लिए एक बनाया गया एक आइडियल हीट इंजन जिसको बोलते हैं कार्नोट इंजन। ठीक है, अब ये जो कार्नोट इंजन है इसकी इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होगा वो अपन डिस्कस करें। ठीक है, तो अगर हीट इंजन एग्जाम में आता है तो यहां तक आपको करके आ। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कार्नोट इंजन। ये अपने पास कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन के भी क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक तो सोर्स, एक मैकेनिकल अरेंजमेंट बोल सकते हैं या बोल सकते हैं अपन वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, तो एक अपने पास है सिंक। ठीक है, इसकी प्रोसेस देखते हैं। देखो इसकी प्रोसेस में मेनली 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसकी प्रोसेस में, ये 4 पार्ट है, 4 प्रोसेस होती है इसकी। और ये जो कार्नोट इंजन है एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका मतलब क्या होता है, देखो प्रोसेस 2 टाइप की होती है, एक तो रिवर्सिबल जिसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। प्रोसेस 2 टाइप की होती है, एक तो होती है रिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ये जो अपना पाथ है वापस रिट्रेस होता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये अपना प्रोसेस है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसा गया, वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है। वापस क्या होता है, उसी पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस तो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ऐसी प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। लेकिन इररिवर्सिबल क्या होती है, ऐसी प्रोसेस जिसमें अपन वापस इनिशियल पॉइंट को गेन नहीं कर सकते, पाथ को वापस ट्रेस अपन यहाँ पर नहीं कर सकते। जैसे कि कोई कांच है टूट जाता है तो वापस इसको वैसा नहीं बना सकते, तो वो एक क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, यहाँ पे ये है रिवर्सिबल। ठीक है, आगे देखिए, कार्नोट इंजन की 4 पार्ट है, 4 प्रोसेस से होकर ये गुजरता है। पहला है आइसोथर्मल समतापी, दूसरा है रुद्रोष्म एक्सपेंशन, रुद्रोष्म प्रसार एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तीसरा है समतापी संपीड़न आइसोथर्मल कंप्रेशन, और चौथा है रुद्रोष्म संपीड़न एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, ये 4 प्रोसेस यहाँ पे होती है। अगर इस चारों को आप समझ जाओगे तो पूरा टॉपिक आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखो ये अपने पास है आइसोथर्मल एक्सपेंशन समतापी प्रसार, ये है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ये है अपने पास समतापी कंप्रेशन, और ये है एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, ये इसका पूरा प्रोसेस है। देखो सबसे पहले बात करते हैं सिंक की। सिंक को कैसे बनाते हैं, सिंक को बनाते हैं यहाँ पे, ये तो दीवारें हैं, ये दीवारें कैसी है, कुचालक है। ये यहाँ पे बनी गई है इंडक्टर से, सॉरी इंसुलेटर से। ये दीवारें कैसी है, इंसुलेटिंग है, मतलब कुचालक। इसका मतलब क्या होता है, इनके आर पार एनर्जी का या बोल सकते हैं हीट का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो है कुचालक। ये जो पार्ट है ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे सुचालक कंडक्टर है।
कंडक्टिंग मटेरियल का ये बना हुआ है, इससे एनर्जी हीट आर पार होती है, मतलब उसका एक्सचेंज होता है। ये अपने पास क्या है, स्रोत है, सोर्स है, ये देखो। और ये जो पार्ट है ये अपने पास कंडक्टर है, ये अपने पास यहाँ से हीट का एक्सचेंज होता है। इसको एक काम करो यहाँ पे बना लो, और ये डायग्राम एग्जाम में बना के आने हैं अगर क्वेश्चन आता है तो, ऐसे। ठीक है, ये इसका सोर्स हो चुका, और ये इसका वर्किंग सब्सटेंस है जो कि अपन बनाते हैं इस तरह से। एक पात्र लिया, एक अपने पास यहाँ पर क्या लिया, कोई वेसल लिया। ठीक है, आगे देखो, ये कोई यहाँ पे सब्सटेंस है। ठीक है, ये पिस्टन है, यहाँ पे ये दीवारें बनाई जाती है इंसुलेटिंग मटेरियल की, ये अपने पास क्या है, कुचालक पदार्थों की। और ये पार्ट बनाया जाता है सुचालक का, मतलब कंडक्टर का, ये यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, और ये अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे कुछ गैसेस हो सकती है। ठीक है, आगे अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहली प्रोसेस इसकी ये है, वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, समतापी प्रसार। क्या होगी, समतापी प्रसार होगी। इसको समझते हैं सबसे पहले, देखो ध्यान, समतापी प्रसार, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, मतलब प्रेशर पीए वीए है, ए पॉइंट पर वो क्या बन जाता है, पीबी वीबी बन जाता है। ये देखिए अभी डिस्कस किया था, ये रहा P1 V1 से P2 V2। बी पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम ज्यादा है, ए पॉइंट का वॉल्यूम कम है। बी पॉइंट पर प्रेशर कम है तो ए पॉइंट के ऊपर क्या है, प्रेशर ज्यादा है। तो क्या करते हैं यहां पर, सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा, आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रसार। उसमें क्या करते हैं, ये जो पिस्टन है इसको धीरे धीरे ऊपर लेकर जाते हैं। जब इसको धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे उस केस में प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और जब अपने पास वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आप ये समझ सकते हो कि पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर जाते हैं। जब पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। लेकिन प्रोसेस कैसी है, समतापी, मतलब टेम्परेचर समान रहना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, फिर देखो टेम्परेचर T1 ही रहना चाहिए। इसके लिए क्या किया, ये जो पिस्टन अपने पास है यहाँ पे, इसको सोर्स से क्या कर दिया, अटैच कर दिया। इसको क्या रखा, सोर्स के ऊपर रखा। देखो यहाँ पे, इसके लिए इसको सोर्स के ऊपर यहाँ पे रखा। जब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो जब इसमें टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, ये इससे हीट लेगा तो टेम्परेचर वापस क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। ये अपनी पहली प्रोसेस है आइसोथर्मल समतापी। तो सबसे पहले समतापी प्रोसेस ये है, इस पे प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, प्रेशर P2 वॉल्यूम V2, टेम्परेचर कांस्टेंट है T1। तो सबसे पहली जो प्रोसेस है उसके लिए वर्क डन अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है PdV। क्या होता है, PdV। देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है PD, बट अगर एक रेंज की बात करें तो इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में लिमिट वॉल्यूम की लेंगे A से B, मतलब यहाँ पे लिमिट क्या होगी, V1 से V2। देखिए इसको, ये अपने पास क्या होता है, एक PV इक्वल nRT होता है। टेम्परेचर T1 है तो V की जगह, सॉरी अपन P की जगह क्या पुट करेंगे, nRT1 अपॉन V। ये कांस्टेंट है, बाहर आएगा dV अपॉन V का। ये है इसका ln V इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये देखो ये यहाँ पे लिमिट पुट कर दी। यहाँ पर अपन V1 भी ले सकते हैं और यहाँ पे V2 ले सकते हैं। ठीक है, या VA VB भी लिख सकते हो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। उसके बाद अपर लिमिट पुट कर दी एंड यहाँ पे लोअर लिमिट पुट कर दी। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया, log 10 में कन्वर्ट कर दिया। इसके लिए यहाँ पे 2.303 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये अपनी पहली प्रोसेस है, लिखो इसको पहले। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है, 20 या 15 नंबर का आता है। ठीक है, इसको अच्छे से करना, एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। लिखो इसको,
आगे देखिए, सेकेंड प्रोसेस कौन सी है, वो है अपनी एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सी है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और वो ये रही, यहां से यहां प्रेशर इसका पीबी मान सकते हैं और वॉल्यूम वीबी, और यहाँ पर पीसी वॉल्यूम पीसी। टेम्परेचर इसका T1 है, यहाँ पे T2 हो जाता है, टेम्परेचर कम हो रहा है T1 से T2। वॉल्यूम क्या हो रही है, बढ़ रही है, प्रेशर भी क्या हो रहा है, कम। ठीक है, आगे देखिए, इसको समझते हैं। देखो, तो एक प्रोसेस अपनी हो चुकी है, अब दूसरी प्रोसेस की बात कर। दूसरे में भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर अपने पास डिक्रीज होता है। तो क्या किया, इस पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर लेकर गए, वापस धीरे धीरे ऊपर लेकर गए। तो क्या होता है इस केस में, प्रेशर अपना डिक्रीज, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर जाएंगे, सिंपल। और जब पार्टिकल दूर दूर जाते हैं तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और मतलब टेम्परेचर क्या था, पहले T1 था, इससे कम होकर T2 हो गया। सही, ठीक है, ओके। तो क्या किया गया इस केस में, ये जो अपना यहाँ पे पार्ट है पिस्टन का, इस पिस्टन को क्या किया, सिंक अपने पास यहाँ पर किसी स्टैंड के ऊपर रखा गया। एक स्टैंड भी लेते हैं यहाँ पे, देखना ये एक स्टैंड है, और ये जो पार्ट है ये यहाँ पे इंसुलेटिंग है स्टैंड का। तो इस पिस्टन को इस केस में स्टैंड के ऊपर रखा, और ये पार्ट इंसुलेटिंग है, इसका मतलब हीट का आपस में एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होगा, और टेम्परेचर T2 हो चुका है जब अपन ने क्या किया, पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर किया। ठीक है, तो ये अपनी सेकेंड प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस में वर्क डन फाइंड करते हैं, ये रहा। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, ये तो आपको पता ही है, तो B2C पॉइंट जा रहे हैं। लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में ये होती है इक्वेशन, गामा क्या होता है, Cp अपॉन Cv। Cp यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है, स्पेसिफिक हीट विशिष्ट उष्मा। Cv विशिष्ट उष्मा होती है किसी कांस्टेंट आयतन, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, आगे देखिए, V की जगह क्या, सॉरी P की जगह क्या लिखा, K अपॉन V की पावर गामा। अब क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे। इसको सोल्व किया, ये बस कुछ नहीं किया, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करके अपर एंड क्या कर दी, लोअर लिमिट पुट कर दी। ठीक है, आगे इस तरह से। अब ध्यान से देखना, ये देखिए, ये अपने पास है। अब P V की पावर गामा इक्वल K की जगह क्या लिखा, पहले तो PB VB की पावर गामा, फिर लिखा PC VC की पावर गामा, इनको यहां पर लिखा K की जगह। इसको सोल्व किया तो ये आ गया। ठीक है, आगे देखिए, अब PV इक्वल क्या होता है, nRT होता है। क्या होता है, nRT। अगर n का मान 1 ले, अगर n का मान 1 लें तो PV इक्वल RT। ठीक है, अगर B पॉइंट की बात करूं तो PB VB, B पॉइंट पर टेम्परेचर T1। PC C पॉइंट की बात करूं, PC VC, C पॉइंट पर टेम्परेचर T2। तो RT1 माइनस क्या होगा, RT2। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया T1 माइनस T2 अपॉन क्या है, अपॉन अपने पास गामा माइनस 1 है। गामा क्या होता है, Cp अपॉन Cv होता है। और ये है सेकेंड प्रोसेस में किया गया वर्क डन। ठीक है, लिखो इसको पहले। अब 2 प्रोसेस और बची है, वो भी डिस्कस करेंगे, पहले इसको लिखो। अब तीसरी अपनी प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। तीसरी प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन।
अब ये अपना जो सी से डी वाला पार्ट है ये है आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे तो देखो पीसी प्रेशर इंक्रीज और वॉल्यूम डिक्रीज है। टेम्परेचर यहाँ पे T2 है और यहाँ पर भी T2 है, मतलब आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखिए इस केस में क्या करेंगे, जो अपना पिस्टन है उसको धीरे धीरे दबाएंगे, नीचे लेके आएंगे, और जब पिस्टन को क्या करते हैं धीरे धीरे नीचे लेके आते हैं, उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज एंड पार्टिकल्स क्या होंगे, अपने पास पास आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो पार्टिकल सारे पास पास आते हैं। जब पार्टिकल पास पास आएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए, टेम्परेचर क्या चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए और T2 ही चाहिए। T2 से अपन और ज्यादा नहीं कर सकते। देन आफ्टर क्या किया गया, यहाँ पे ये जो पिस्टन है इसको रखा गया सिंक के ऊपर, इसको सिंक के ऊपर रखा, और सिंक में क्या किया, जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा तो इसने क्या की, हीट इसको दे दी, हीट इसको दे दी, तो इसका टेम्परेचर T2 क्या हुआ, कांस्टेंट ही रह। ठीक है, और ये अपनी क्या है, तीसरी प्रोसेस। इसके अंदर भी वर्क डन क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। ये अपनी तीसरी प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन। फॉर्मूला यही रहेगा, बस टेम्परेचर क्या है इस प्रोसेस में, कांस्टेंट T2 है, वही इंटीग्रेशन है, C से D लिमिट पुट कर दी, सेम है पूरा, कुछ भी चेंजमेंट नहीं। ठीक है, बस वहां पे क्या था, सॉरी वहां पे अपने पास VA से VB लिमिट थी, और यहां पर है VC से BD लिमिट। ठीक है, आगे 3 प्रोसेस हो चुकी है, लिखो इसको। और लास्ट प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद सभी वर्क डन को क्या करेंगे अपन, ऐड कर देंगे। ठीक है, लिखिए इसको। अपना लास्ट प्रोसेस बचा है और वो है एडियाबेटिक कंप्रेशन रुद्रोष्म संपीड़न। ठीक है, और वो ये प्रोसेस, ये टेम्परेचर यहाँ पे T2 है, इंक्रीज होकर T1 हो जाता है, और ये याद रखना T1 का मान ज्यादा है T2 का मान। प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे ये जो पिस्टन है इसको धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, दबाएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, उस केस में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज एंड टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और यही सब अपने को चाहिए है। ठीक है, तो इस पिस्टन को क्या किया, स्टैंड के ऊपर रखा, और यहाँ पे क्या है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होगा और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर भी वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। वर्क डन क्या होगा इस प्रोसेस का, एक सेकेंड, ये रहा, ये रहा, सेम प्रोसेस है, बस यहां पर अपने पास D से A पॉइंट की क्या कर ली, लिमिट ले ली। ठीक है, देखो सेम, लिखो इसको। ये अपने पास तो चारों प्रोसेस के लिए, सभी के लिए वर्क डन अपन ने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना स्टेप क्या है, सबको ऐड करेंगे। ये देखिए, ये अपने पास है टोटल वर्क डन, सबको ऐड कर दिया, तो ये तो देखो ये पार्ट कैंसिल आउट होगा और ये पार्ट बचेगा। ठीक है, आगे देखो, आगे यूज करेंगे स्टेट इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, और ये अपने पास है P V की पावर गामा इक्वल के। ठीक है,
अगर मैं यहां पर बात करूं, देखो ध्यान से, पीवी इक्वल क्या होता है, एन आर टी, एन का मान अगर 1 है तो आर टी, तो पी की जगह क्या लिख सकते हैं, आर टी अपॉन वी, आर टी अपॉन वी, और v ऊपर जाकर v की पावर गामा -1 बन गया, और ये r कांस्टेंट है, इसको उधर लेकर चलेंगे, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, आगे देखिए, जो अपना पॉइंट है बी पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है, T1 है, और सी पॉइंट पर टेम्परेचर T2 है। बी का वॉल्यूम VB, सी पॉइंट का वॉल्यूम क्या है, VC है। इनको लिख दिया, ठीक है, इनको आपस में डिवाइड कर दिया, तो VB अपॉन VC, T1 अपॉन T2, ये इनकी पावर गामा -1 है। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इनको, ठीक है, और ये अपने पास क्या है, VC अपॉन VD। सेम इसी तरह से जो पॉइंट ए अपने पास है, जो पॉइंट ए है उसके ऊपर टेम्परेचर T1 है और डी पॉइंट पर टेम्परेचर T2 है, इनका वॉल्यूम पता है, इनका रेशियो ले लिया, ऐसे इनको लिखते हैं, क्या कर लिया, इनका रेशियो ले लिया, ठीक है, आगे देखो। अब जो इक्वेशन नंबर 9 और 10 है, इनका यूज करेंगे, इनका यूज करके क्या किया, देखो इक्वेशन नंबर 9 और 10 दोनों इक्वल है, इनको इक्वल कर दिया, वन अपॉन गामा -1, यही तो था, 1 अपॉन गामा -1, ठीक है, ओके, आगे देखिए, ये अपने पास है VA अपॉन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, VA अपॉन VB इक्वल VD अपॉन VC, ठीक है, और ये ऐसे उल्टा भी हो सकता है, VB अपॉन VA, VC अपॉन VD। तो क्या किया गया यहाँ पे, जो अपने पास VC अपॉन VD है उसकी जगह क्या किया, देखो पहले यहाँ पर क्या था, VD अपॉन VC था, लेकिन लॉ की एक प्रॉपर्टी होती है उसका यहाँ पे यूज किया, इनको उल्टा करके यहाँ पे माइनस कर दिया, क्योंकि लॉ की प्रॉपर्टी क्या होती है, ln A अपॉन B इक्वल -ln B अपॉन A, ये लॉ की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज की, इनको उल्टा किया, इनकी जगह क्या रखेंगे, VB अपॉन VA, ये अपने पास क्या है, ये VB अपॉन VA, ठीक है, तो R ln VB अपॉन VA कॉमन आता है, T1 माइनस यहाँ पे क्या है, T2 है, क्या है, T2 है, ऐसे, और ये अपना टोटल यहाँ पे आता है वर्कडन, क्या आता है, वर्कडन आता है, तो ये है टोटल वर्कडन। लिखिए पहले इतना, फिर डिस्कस करते हैं। आगे देखिए, इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन Q1, और ये अपने पास टोटल वर्कडन है, अभी डिस्कस किया है। Q1 हीट है जो कि सोर्स से ली जाती है, तो जो पहला प्रोसेस था उसमें क्या था, उसमें सोर्स से हीट ली थी अपन ने ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रह सके, तो वहां पे जो W1 आता है वो Q1 के इक्वल आता है, तो इसका मान यहाँ, इस Q1 का मान मतलब W1 का मान पुट कर दिया, जो कैंसिल है उसको काट दिया, तो ये अपने पास क्या आती है, इफिशियंसी आती है, कार्नोट इंजन की दक्षता, तो ये अपने पास क्या है, कार्नोट इंजन की दक्षता है। ओके, यहाँ पे टारगेट ये था कि 100% इफिशियंसी गेन करनी है, लेकिन आपको भी पता है कि आइडियल जैसा कुछ भी नहीं होता है, एंड कार्नोट इंजन की 100% इफिशियंसी को गेन करना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। देखो अगर अपने पास यहाँ पे T2 का मान 0 केल्विन है, उस केस में इफिशियंसी क्या हो सकती है, 100% हो सकती है, जो कि इम्पॉसिबल, ठीक है। एंड अगर T1 का मान इंफिनिटी है, इंफिनिटी केल्विन है,
तो उस केस में भी इफिशियंसी 100% हो सकती है, लेकिन दोनों कंडीशन इम्पॉसिबल। ओके, तो कार्नोट इंजन की जो इफिशियंसी है वो हीट इंजन से ज्यादा आती है, लेकिन 100% गेन नहीं कर सकते। एग्जाम में क्वेश्चन आए इसको प्रूव कीजिए, तो पूरा ये क्वेश्चन, पूरा ये पार्ट जो अब तक डिस्कस किया है सारा करके आना है। ठीक है, आगे देखिए। अभी एक फॉर्मूला डिस्कस किया था और वो अपने पास ये है, ये रहा। ओके, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये अपने पास क्या है, एक सेकेंड, ये अपने पास रो है। तो T1 अपॉन T2 क्या होता है, रो की पावर गामा माइनस 1। इसका उल्टा T2 अपॉन T1, 1 अपॉन रो की पावर गामा माइनस 1। और रो यहाँ पे क्या होता है, रो यहाँ पे एडियाबेटिक वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। ये अपने पास क्या होगा, ये यहाँ पर अपने पास एडियाबेटिक रुद्रोस में प्रसार अनुपात होता है। यहाँ पर अपने पास रो क्या है, ये है रुद्रोस में प्रसार अनुपात, एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो होता है। ठीक है, तो T2 अपॉन T1 की जगह ये लिख सकते हैं सिंपल। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, तो नीटा इक्वल 1 माइनस T2 अपॉन T1 की जगह 1 अपॉन रो, इसकी पावर गामा माइनस इंटू 100%। और यही अपने क्या था, यही अपना क्वेश्चन था, अपना टारगेट। ये देखिए, ये सेम टारगेट था, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये अपना हीट इंजन एंड कार्नोट इंजन एंड इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, लिखो इसको, तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। अब देखो, अब डिस्कस करेंगे अपन थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ क्या होता है। ठीक है, देखो आगे, अब आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ ये कहता है कि देखो, एक तो अपने पास यहां पर क्या है, सोर्स है, एक सिंक है, ये यहां पे वर्किंग सब्सटेंस है, ये यहां पर क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है। एक सेकेंड, देखो, तो इसका पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो सोर्स है इससे हीट लेते हैं, सिंक को हीट देते हैं, यहाँ पे हीट ली Q1, हीट दी इसको Q2 और W यहाँ पे कार्य किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ये है जो कि केल्विन ने दिया था, केल्विन एंड प्लांक नाम की जो वैज्ञानिक इन्होंने दिया था। क्या दिया था, ये दिया था कि जब ये जो अपना सोर्स जो हीट देता है, इस हीट को कंप्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि Q1 हीट दी जाती है और कंप्लीट हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए, ये बात इम्पॉसिबल है, ये बात इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये होता है कि 100% इफिशियंसी गेन नहीं कर सकते, कि Q1 W हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, कुछ ना कुछ हीट बाहर निकलेगी ही। ओके, तो ये इसका केल्विन एंड प्लांक का ये पहला स्टेटमेंट है। लिखो पहले इसको, इट इज नॉट पॉसिबल दैट इन कार्नोट इंजन टोटल हीट कन्वर्ट इनटू द वर्क। ठीक है, लिखो इसको, ये इसका पहला क्या है, स्टेटमेंट है। ये इसका क्या है, पहला स्टेटमेंट। ठीक है, अब दूसरा डिस्कस करते हैं। देखो, दूसरा ये है, जैसे एक सोर्स है, इसका टेम्परेचर यहाँ पर T1 है,
एक अपने पास सिंक है, इसका टेम्परेचर T2, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, अभी मैंने डिस्कस किया था, इसका टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, कम है, T1 ज्यादा है, T2 ज्यादा है। ओके, देखो हीट यहां से लेते हैं, यहां पर देते हैं, हीट का फ्लो कहां से होता है, T1 से T2, हीट यहां से ली, यहां पर दी, T1 से T2 क्या होता है, हीट का फ्लो होता है, ठीक, और ये अपने आप होता है। ओके, अगर अपने को हीट यहां से यहां फ्लो करवानी है, मतलब सिंक से हीट ले, सोर्स को हीट दें, ये तभी पॉसिबल है जब अपन बाहर से क्या करें, कोई एक्सटर्नल एजेंसी लगाएं। इसका मतलब ये होता है कि लो टेम्परेचर से हाई की तरफ हीट फ्लो तभी होती है जब अपन बाहर से कोई एक एजेंसी लगाते हैं। देन आफ्टर ये बोल सकते हैं अपन कि विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी लो टेम्परेचर से हाई की तरफ हीट का फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। और ये दिया था स्टेटमेंट क्लासियस ने, किसने दिया था, क्लासियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इट इज नॉट पॉसिबल ऑफ द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू द हाई टेम्परेचर, ये पॉसिबल नहीं है विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है। और ये अपना जो टॉपिक था थर्मोडायनेमिक्स के लॉज, ये भी यहाँ पे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो है रेफ्रिजरेटर। क्या है, रेफ्रिजरेटर। अब ध्यान से देखिए, उसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। अब देखो, ये तो अपने पास क्या है, ये अपने पास है कार्नोट इंजन। हीट यहां से ली, कुछ हीट को कार्य में कन्वर्ट किया, बची हीट सिंक को दे दी, ठीक है, अभी डिस्कस किया था सारा। और ये इसका प्रोसेस है, ये इसका क्या पूरा एक प्रोसेस है यहाँ, ठीक है, देखिए। और ये इसकी थ्योरी है, लिख लेना। ये इसकी यहाँ पे थ्योरी, ठीक है, आगे देखिए। अब जो कार्नोट इंजन है, इसका अपोजिट प्रोसेस भी पॉसिबल है, मतलब ये भी कर सकते हैं, यहां से हीट लेंगे और इसको हीट देंगे, बट ये तभी पॉसिबल है जब बाहर से कुछ कार्य किया जाए। अब यहां से अगर बाहर से W कार्य किया जाता है, तो ये क्या करता है, Q2 हीट यहां से लेता है, ये W कार्य इसके ऊपर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, Q1 हीट यहाँ पर स्रोत को बाहर दी जाती है, ठीक है। और ये होती है रेफ्रिजरेटर के अंदर, जो अपने फ्रिज होते हैं, AC होती है, उनमें ये प्रोसेस होती है, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो, ये इसका प्रोसेस उल्टा होता है, वहां पे प्रोसेस क्या था, ऐसे था, ऐसे, इसका प्रोसेस उल्टा है, इसका ऐसे है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, ये उल्टा होता है, ठीक है। आगे देखिए, ये देखो फ्रिज है, ये तो ये इसका वर्किंग परफॉर्मेंस कोफिशिएंट है। इसका फॉर्मूला ये होता है कि जितनी हीट क्या होती है, अब ली जाती है, जितनी हीट क्या होती है, सिंक से ली जाती है, तो Q2 है, अपॉन बाह्य एजेंसी कितना कार्य करती है, Q1 माइनस Q2। तो यहाँ पे देखो, अभी डिस्कस क्या किया था, एफिशिएंसी, ये तो हीट इंजन की है और ये कार्नोट इंजन की है, तो Q2 अपॉन Q1 इक्वल लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 की, क्या लिख सकते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे Q2 इस Q1 का भाग दे सकते हैं, ये 1 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, Q2 का भाग दें ऐसे, Q1 अपॉन Q2 क्या होगा, T1 अपॉन T2। और ये अपना टॉपिक क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। लिखो इसको, 3 मेन क्वेश्चन थे, वो मैंने लिखा करवा दिया आपको, और इनमें से ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है, बट तीनों में से एक भी स्किप मत करना। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, बट वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है।
देखिए आगे, तो थ्योरी अपनी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से आता है। ओके, क्वेश्चन अपने पास क्या है, आपको गिवन है टेम्परेचर 500 केल्विन एंड 400 केल्विन। इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ, एक सेकेंड। टेम्परेचर गिवन है 500 केल्विन और 400। अब आपको पता है स्रोत का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो T1 का मान 500 केल्विन, सिंक T2 का टेम्परेचर 400 केल्विन। कार्नोट इंजन की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। यदि प्रत्येक चक्र में 100 से 2000 कैलोरी ऊष्मा ग्रहण करता है, मतलब Q1 का मान क्या है, 2000 है, क्योंकि आपको भी पता है एनर्जी या बोल सकते हैं अपन ऊष्मा हमेशा स्रोत से ही ली जाती है, ठीक है, कार्नोट इंजन की बात करें तो। ओके, तो पहला पॉइंट इसका ये है, क्या पूछा है कि प्रत्येक चक्कर में सिंक से जो अपने पास हीट यहाँ पे रिजेक्ट होती है उसकी आपको अमाउंट पूछिए। इसका मतलब Q2 पूछिए, क्योंकि आपको पता है सिंक में ही क्या करते हैं अपन, हीट देते हैं, ठीक है। Q2 का मान पूछा है। ओके, Q1 अपॉन Q2 इक्वल होता है T1 अपॉन T2 की। T1 का मान कितना है अपने पास, 500 केल्विन, T2 का मान 400, Q1 का मान 2000, तो Q2 का मान यहां से निकाल सकते हैं। तो इसको आप खुद कर लेना, ठीक है। सेकंड पॉइंट है प्रत्येक चक्र में इंजन द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, Q1 माइनस Q2। Q1 का मान दिया गया है, Q2 का मान निकाल चुके हैं, तो दोनों को माइनस करके अपन निकाल सकते हैं वर्ग दर, ठीक है। तो इसको आप निकाल लेना, कैलकुलेशन खुद करना। लास्ट पॉइंट है इफिशियंसी। इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। ओके, T2 का मान पता है 400 केल्विन, T1 का मान पता है 500 केल्विन। इसको पुट करके इसका आंसर लिख ले, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। ओके, लिखो क्वेश्चन पहले, ये कैलकुलेशन खुद करना, लिखो इसको पहले। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी कार्नोट इंजन की इफिशियंसी गिवन है 50%। किसी कार्नोट इंजन की इफिशियंसी गिवन है 50%। ये है 50%, 1 माइनस T2 अपॉन T1, 100%। इसको ऐसे लिख सकते हैं 50/100, तो 0.5 इक्वल 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो T2 अपॉन T1 कितना हुआ, 0.5, ठीक है। आगे देखिए, यदि सिंक के ताप को क्या करते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करते हैं, उस केस में इफिशियंसी क्या होती है, 10% बढ़ जाती है। मतलब अगर अपन T2 का मान क्या करें, 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे डिक्रीज करें, क्या करें यहाँ पर अपन इसको डिक्रीज करें, उस केस में अगर इफिशियंसी 10% इंक्रीज हो जाती है तो अपने पास जो अपना टेम्परेचर है सिंक का T2, उसका मान यहाँ पे पूछा है। क्या हुआ है, उसका मान यहाँ पे पूछा है, ठीक है। देखो, इफिशियंसी 10% इंक्रीज मतलब 60% हो गई। 1 माइनस T2, टेम्परेचर भी क्या हुआ, 50 डिक्रीज है। इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन के अंदर तो क्या होगा, कितना डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ 50, ये अपने पास क्या 273।
323, यहाँ पे 323 लिख अपॉन T1। ओके, आगे देखिए 60/100 1 माइनस T2 अपॉन T1 प्लस 323 अपॉन T2। इसका मान कितना है, ध्यान से देखिए, T2 अपॉन T1 का मान कितना है, 0.5। तो यहां से T1 का मान निकाल सकते हैं, यहां से T1 का मान, और ये केल्विन में आएगा। अगर T1 का मान आ जाता है तो इसमें पुट करके T2 का मान भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है। ओके, लिखो इसको, कैलकुलेशन आप इसकी खुद कर ले। ठीक है, दो क्वेश्चन और हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, एक कार्नोट इंजन है, उसकी इफिशिएंसी गिवन है 40%, इसको लिख सकते हैं 0.4। सिंक का टेम्परेचर मतलब T2 है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में क्या होगा, 300 केल्विन। ठीक है, यदि इसकी इफिशिएंसी को क्या करें, 50% करें, क्या करें, 50%, मतलब 0.5 कर दें, उस केस की बात कर। देखिएगा, देखो नीटा इक्वल 1 माइनस T2 अपॉन T1। इसको क्या कर दिया, ध्यान से देखिए, इसको कर दिया 50%, मतलब ये 0.5, 1 माइनस T2 अपॉन क्या है यहाँ पे T1। इससे भी डिस्कस कर सकते हैं। देखो 0.4 इक्वल 1 माइनस T2 का मान 300 केल्विन अपॉन क्या है T1। तो 300 अपॉन T1 क्या होगा, 0.6 है, तो T1 यहां से निकाल सकते हैं। 300 अपॉन 0.6, T1 का मान क्या होगा, 500 केल्विन। अगर T1 का मान 500 है और T2 का मान कितना है, 300 केल्विन। ओके, अब अपना ऑप्शन देखो, सिंक का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, मतलब T2 का मान क्या है, कांस्टेंट है। कितना है T2 का मान, 300, यहाँ पे 300 पुट कर देंगे। तो इस केस में आपको पूछा है कि स्रोत का ताप कितना इंक्रीज करेंगे ताकि अपनी इफिशियंसी 50% हो। ये आपको गिवन है 50%, इसका मान पुट कर दिया तो T1 का मान यहां से निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यदि सोर्स का टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मतलब T1 कांस्टेंट, T1 का मान पुट कर देंगे 500 केल्विन। इस केस में पूछा है आपको सिंक का टेम्परेचर, तो यहां से T2 का मान निकाल सकते हैं। इसमें पूछा कितना अपने को इंक्रीज करना है, कितना डिक्रीज करना है, तो जो पहले था 300, अब कितना डिक्रीज हुआ है उनका माइनस करके आप वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, और ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और है, वो भी डिस्कस कर लेते। देखिए ये क्वेश्चन अपने पास है, एग्जाम में सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं। ओके, देखो एक अपने पास कोई इंजन है, ठीक है, वो इंजन कार्य करता है 800 केल्विन और 400 केल्विन के बीच में, मतलब T1 का मान है 800 केल्विन और T2 का मान है 400 केल्विन। ठीक है, इस केस में दक्षता अपनी 55% होगी। इसके ऊपर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, देखो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 माइनस T2 400 अपॉन T1 800। तो 1 माइनस 1/2 50% आएगा, क्योंकि 1/2 आएगा इंटू 100 50%। तो इस केस में इफिशियंसी क्या होगी, 50% होगी। कितनी होगी, 50% होगी। बट क्वेश्चन में दिया गया है 55%, तो ये इम्पॉसिबल है, ये ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं।
तो ये जो अपना चैप्टर था, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो चैप्टर जो अपने पास है हीट इंजन, उष्मा इंजन, ये चैप्टर यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, आज इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।